जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। फ़िलहाल में हमारे ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी की जो सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने कल वाली क्लास में परिवहनीयता के बारे में डिस्कस कर लिया था कि परिवहनीयता क्या है। परिवहनीयता को लेकर अलग अलग विद्वानों के द्वारा अपने विचार दिए गए थे, उनको हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था। परिवहन विकास के जो मॉडल थे उनको बहुत बेहतरीन तरीके से हम समझ लिए थे। आज की इस क्लास में हम संयोजकता के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, मार्ग जाल की संयोजकता का माप। ठीक है, कि मार्ग जाल की संयोजकता को किस तरीके से मापा जाता है। और हमने पिछली वाली क्लास में यहाँ तक का सारा सब कुछ अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। इसमें क्या क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किस तरीके से, ये सारा सब कुछ मैंने बता दिया था। क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट डे बता दिया था। ठीक है, अब एक सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए। यदि आप जून 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें यदि आप मात्र 60 दिन की तैयारी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, तो यहाँ पर हमने एक ज्योग्राफी का गारंटी बैच शुरू किया है। आप ये ज्योग्राफी का गारंटी बैच ज्वाइन कर सकते हैं और आपका जो सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करने का, उसको आप हमारे साथ जुड़कर पूरा कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आनुपातिक माप के बारे में डिस्कस करते हैं कि आनुपातिक माप क्या होता है। कोसंस्की ने 1963 में परिवहन नेटवर्क की संरचना का अध्ययन किया। इन्होंने नेटवर्क की कनेक्टिविटी को मापने के लिए वर्णनात्मक सूचकांक को विकसित किया। ठीक है भाई, कोसेंस्की महोदय ने 1963 में, कोसेंस्की महोदय ने 1963 में परिवहन नेटवर्क की संरचना का अध्ययन किया। इन्होंने नेटवर्क की कनेक्टिविटी को मापने के लिए वर्णनात्मक सूचकांक को विकसित किया था। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से विद्वान थे जिन्होंने, नेटवर्क की कनेक्टिविटी को मापने के लिए वर्णनात्मक सूचकांक को विकसित किया था। तो वो थे कोसेंस्की महोदय और इन्होंने ये काम 1963 में किया था। अब हम यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रकार के सूचकांकों के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें एक बीटा सूचकांक आता है, एक अल्फा सूचकांक आता है, एक गामा सूचकांक आता है और एक साइक्लोमेट्रिक सूचकांक आता है। ठीक है, तो टोटली कुल मिलाकर ये 4 वर्णनात्मक सूचकांक हैं: अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक और साइक्लोमेट्रिक सूचकांक। ठीक है, ये जो 4 सूचकांक, इन चारों सूचकांकों के बारे में किसने बताया था? तो कोसेंस्की महोदय ने बताया था 1963 में। ठीक है, तो कोसेंस्की महोदय ने नेटवर्क की कनेक्टिविटी को मापने के लिए टोटल 4 प्रकार के सूचकांकों की डिस्कस किया था, 4 प्रकार के सूचकांकों की बात की थी, जिसमें एक बीटा, अल्फा, गामा और साइक्लोमेट्रिक सूचकांक हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले बीटा इंडेक्स के बारे में। ये क्या होता है, किस तरीके से होता है, इसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, इसका मापन केंद्रों की संख्या व मार्गों की संख्या के आधार पर किया जाता है। केंद्रों की संख्या व मार्गों की संख्या के आधार पर किसका मापन किया जाता है? बीटा इंडेक्स का मापन किया जाता है। अब देखो, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जैसे मैं एक डायग्राम से यहाँ पर आपको समझाता हूँ कि बीटा सूचकांक का मापन किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ लिया कि बीटा इंडेक्स का जो मापन है वो केंद्रों की संख्या और मार्गों की संख्या के आधार पर किया जाता है। अब केंद्रों की संख्या, मार्गों की संख्या के आधार पर कैसे, एक डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कोई परिवहन नेटवर्क है, ठीक है। अब इसमें यदि हम केंद्रों की बात करें तो V1 एक केंद्र हो गया, यहाँ पर V2 दूसरा केंद्र हो गया, यहाँ पर V3 एक तीसरा केंद्र हो गया और यहाँ पर V4 एक चौथा केंद्र हो गया। ठीक है, यदि हम मार्गों के बारे में डिस्कस करें तो एक मार्ग यहाँ पर ये हो गया, ये दूसरा मार्ग हो गया, ये तीसरा मार्ग हो गया और ये चौथा मार्ग हो गया। ठीक है, तो इस परिवहन नेटवर्क में टोटल कितने मार्ग हैं? 4 मार्ग हैं। टोटल कितने केंद्र हैं? 4 केंद्र हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे ये कोई क्या है? परिवहन नेटवर्क है। अब आपको इसमें बताना है कि इस परिवहन नेटवर्क में मार्गों की संख्या कितनी है और केंद्रों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये जो मैंने आपके सामने नेटवर्क बनाया, परिवहन नेटवर्क बनाया है, इसमें मार्गों की संख्या कितनी है और केंद्रों की संख्या कितनी है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, बाकी आपको ये ध्यान में रखना है कि बीटा इंडेक्स का जो मापन है वो केंद्रों की संख्या और मार्गों की संख्या के आधार पर किया जाता है।
ठीक है। बीटा इंडेक्स किनारों का शीर्षों से अनुपात है। बीटा इंडेक्स परिवहन जाल के केंद्र व संयोजन को के संबंध को बताता है। ठीक है। अब देखो ये वाला जो लाइन है ये एग्जाम में लिखा था, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेट लाइन हो गई, थोड़ी सी डिफिकल्ट लैंग्वेज की लाइन हो गई। भाई मैंने अभी आपको बताया था कि जो बीटा इंडेक्स है उसका मापन किसके आधार पर किया जाता है, मार्ग में जितने या परिवहन नेटवर्क में जितने केंद्र हैं और जितने मार्ग हैं उनके आधार पर, केंद्र व मार्गों के आधार पर, केंद्र व मार्गों की संख्या के आधार पर बीटा इंडेक्स का मापन किया जाता है। ठीक है। वो एक सिंपल लैंग्वेज में था, उसी को हमने एक थोड़ा सा एग्जाम वाली लेवल में या एग्जाम वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया कि बीटा इंडेक्स परिवहन जाल में केंद्र और संयोजन, संयोजन का मतलब होता है मार्ग, जो दो केंद्रों को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है। तो बीटा इंडेक्स परिवहन जाल में केंद्र व संयोजन के संबंध को बताने का काम करता है। जैसे ये एक कोई परिवहन नेटवर्क है, यहाँ पर ये एक केंद्र हुआ, ये दूसरा केंद्र हो गया, ये तीसरा केंद्र हो गया, ये चौथा केंद्र हो गया और ये पांचवा केंद्र हो गया। ठीक है। अब इसमें मार्ग कितने, एक मार्ग ये हो गया। ठीक है। इसको हम दूसरे पेन से यूज करते हैं। जैसे एक मार्ग ये हो गया, दूसरा मार्ग ये हो गया, तीसरा मार्ग ये हो गया और चौथा मार्ग ये हो गया। अब इसमें टोटल कितने मार्ग हैं, 4 मार्ग हैं। ठीक है। अब ये संयोजन कैसे हुआ, जैसे V1 और V2 का संयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है, मार्ग नंबर 1 के द्वारा किया जा रहा है। V2 और V3 ये जो दो केंद्र हैं, एक ये V3 हो गए, एक ये V2 हो गए, ये दो केंद्र हैं, इनका संयोजन किसके द्वारा हो रहा है, मार्ग 2 के द्वारा हो रहा है। ठीक है। अब परिवहन जाल में या परिवहन नेटवर्क में केंद्र व मार्गों के बीच के संबंध को किसके द्वारा दिखाया जा रहा है, बीटा इंडेक्स के द्वारा दिखाया जा रहा है। तो यहां पर ये जो मार्ग और केंद्रों के बीच में जो संबंध है इसको हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीटा इंडेक्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि बीटा इंडेक्स परिवहन जाल में जो केंद्र है और जो संयोजन है, संयोजन को हम यहाँ पर मार्ग कह सकते हैं। भाई संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब दो केंद्रों को जोड़ना। तो मार्ग यहाँ पर किसका काम कर रहा है, दो केंद्रों को जोड़ने का काम कर रहा है। जैसे जो मार्ग नंबर 1 है, कौन सा, ये वाला, ये 1 नंबर का मार्ग है जो V1 और V2 इन दोनों केंद्रों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। इसका इन्होंने फॉर्मूला बनाया कि बीटा बराबर E/V। ठीक है। E का मतलब क्या है, संयोजन है, मतलब मार्गों की संख्या, और V का मतलब क्या है, केंद्र है। आपको थोड़ी देर पहले रियलाइज हुआ होगा कि मैं केंद्र के साथ V1 V2 V3 V4 V5 लिख रहा था, उसके पीछे यही कारण है कि यहाँ पर V का मतलब तो क्या है, केंद्रों की संख्या है, और E का मतलब मार्गों की संख्या है। तो बीटा इंडेक्स का फॉर्मूला बनता है बीटा बराबर E/V। क्या बनता है, E/V। E का मतलब होता है मार्गों की संख्या और V का मतलब होता है केंद्रों की संख्या। ठीक है। बीटा इंडेक्स कनेक्टिविटी बहुत सरल उपाय है। जो बीटा इंडेक्स है वो कनेक्टिविटी का एक बहुत ही सरल उपाय है। कनेक्टिविटी का मतलब हो गया परिवहन नेटवर्क में जो आपस में सभी चीजें, जो सभी केंद्र हैं वो जो आपस में जुड़े हुए हैं, उनके संयोजन का एक सबसे सरल उपाय है बीटा इंडेक्स, जो कुल नेटवर्क में ऑक्स की कुल संख्या को नोड्स की कुल संख्या से विभाजित करके पाया जाता है। भाई बीटा इंडेक्स का सूत्र मैंने अभी आपको बता दिया, E/V है। E का मतलब क्या है, मार्गों की संख्या या संयोजन की संख्या, और V का मतलब क्या है, केंद्रों की संख्या। ठीक है। तो बीटा इंडेक्स का मान कैसे निकल कर आ रहा है, बीटा इंडेक्स का मान निकल कर आ रहा है आर्क्स की संख्या, मतलब आर्क्स का मतलब क्या हुआ, मार्गों की संख्या बटा नोड्स की संख्या, नोड्स का मतलब हुआ केंद्रों की संख्या। ठीक है। तो यहां पर ये इस तरीके से बीटा इंडेक्स का सूत्र हुआ ऑक्स बटा नोड। ऑक्स का मतलब होता है मार्ग और नोड का मतलब होता है केंद्र। ठीक है। यहां पर कुछ भी एक्स्ट्रा समझने का नहीं था। अब जैसे यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया, यहां पर बीटा इंडेक्स का यदि हम मापन करें, ये हमारे पास एक नेटवर्क है। अब यदि इस नेटवर्क में हम बीटा इंडेक्स का मान निकालते हैं तो वो कितना निकल कर आता है। सबसे पहले यहां पर हमें केंद्रों की संख्या काउंट करनी होगी। भाई एक केंद्र, दो केंद्र, तीन केंद्र। ठीक है। यहाँ पर टोटली कुल मिलाकर 3 केंद्र हो गए, और यहाँ पर ये हो गया एक चौथा केंद्र। ठीक है। तो टोटली कुल मिलाकर कितने केंद्र हैं, 4 केंद्र हैं। मार्ग कितने, एक मार्ग, दो मार्ग और 3 मार्ग। ठीक है। मतलब यहाँ पर E का मान तो 3 है और V का मान कितना है, 4 है। ठीक है। बीटा इंडेक्स का सूत्र है E/V। ठीक है। E का मान 3 है और V का मान 4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 0.75 आएगा। बिल्कुल सिंपल है।
अब इसी तरीके से आपको इसमें बताना है कि इसमें बीटा इंडेक्स का मान कितना आएगा। ठीक है, इसमें आपको बीटा इंडेक्स का मान फाइंड आउट करना है। वहीं आपको इसमें बीटा इंडेक्स का मान पता चलाना है कि इसमें बीटा इंडेक्स का मान कितना आएगा। ठीक है, और ये आप खुद फीडबैक दो। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बीटा इंडेक्स का मान पता चलाना है कि इसमें बीटा इंडेक्स का मान कितना आएगा। भाई वी और ई की संख्या काउंट कर लो। वी की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, वी की संख्या कितनी है यहाँ पर 9 है। मार्गों की संख्या काउंट कर लो। मार्ग कितनी हुई, 1 मार्ग 2 मार्ग 3 मार्ग 4 मार्ग 5 मार्ग 6 मार्ग 7 मार्ग 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक 18। तो यहाँ पर मार्गों की संख्या कितनी है, 18 है। मतलब ई का मान कितना है यहाँ पर 18 है। वी केंद्रों की संख्या कितनी है यहाँ पर, मतलब वी का मान कितना है यहाँ पर, टोटली 9 है। बीटा इंडेक्स का सूत्र क्या था, मार्गों की संख्या बटा केंद्रों की संख्या। ठीक है, मार्गों की संख्या कितनी यहाँ पर 18 है। मार्गों की संख्या मार्गों की संख्या कितनी यहाँ पर 18 है। केंद्र की संख्या कितनी यहाँ पर 9 है। तो बीटा इंडेक्स का मान कितना निकल कर आया, 2 निकल कर आया। बिल्कुल सिंपल सा था। आपको सदा ये ध्यान रखना है कि V का मतलब क्या है, केंद्रों की संख्या, E का मतलब क्या है, मार्गों की संख्या। ठीक है, अब हम इसकी कुछ विशेषताएं हैं बीटा इंडेक्स की, उनको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। जटिल परिवहन जाल में बीटा सूचकांक का मान अधिक होता है। जो जटिल परिवहन जाल होता है ना, इसमें बीटा सूचकांक का मान बहुत अधिक होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या है, एक जटिल परिवहन जाल है और ये क्या है, एक सरल परिवहन जाल है। भाई मैं आपको डायग्राम नंबर 3 और डायग्राम नंबर 4 इन दोनों में मैं कंपेयर करने के लिए कहूँ कि भाई एक बात बताओ कि इन दोनों में से ज़्यादा टफ कौन सा है। ठीक है, तो आपको खुद को लग रहा है भाई डायरेक्टली देखने से कि ये जो डायग्राम है, ये जो परिवहन जाल है, ये परिवहन जाल नंबर 4 की तुलना में क्या सरल है। ठीक है, परिवहन नंबर जाल जो परिवहन जाल चौथा है वो बहुत ज़्यादा टफ है, थोड़ा डिफिकल्ट है, जटिल है। वहीं यदि हम बात करें परिवहन जाल नंबर 3 की, ये 4 की तुलना में क्या है, सरल है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर बीटा इंडेक्स का मान कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि यहाँ पर बीटा इंडेक्स का मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर बीटा इंडेक्स का मान क्या है, ज़्यादा है। इसलिए ये जो परिवहन जाल नेटवर्क है, ये जो परिवहन नेटवर्क है वो क्या है, जटिल है। यहाँ पर बीटा इंडेक्स का मान 1 है, इसलिए ये परिवहन नेटवर्क क्या है, सरल है। ठीक है, तो जटिल परिवहन जाल में बीटा सूचकांक का मान कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बीटा इंडेक्स का जो मान है वो 0 से लेकर 100 के बीच में हो सकता है। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है। यदि बीटा इंडेक्स का मान अधिक होता है तो परिवहन का जो नेटवर्क वो बहुत ज़्यादा सघन होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम नंबर 3 और 4 से। देखो यहाँ पर बीटा इंडेक्स का मान केवल 1 है, यहाँ पर बीटा इंडेक्स का मान 2 है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो परिवहन का नेटवर्क वो क्या है, बिल्कुल बिखरा हुआ है, जबकि यहाँ पर जो परिवहन नेटवर्क है या जो परिवहन का जाल वो बिल्कुल सघन है, जो कि आप डायग्राम से ही समझ सकते हो। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि यदि बीटा इंडेक्स का मान अधिक है तो परिवहन नेटवर्क क्या होता है, सघन होता है। वृक्षाकार जो मार्ग जाल होता है उसमें बीटा इंडेक्स का जो मान है वो 1 से कम होता है। चक्रयुक्त संयोजी मार्ग जाल में बीटा सूचकांक का मान 1 होता है। तो ये ध्यान रखो, जो वृक्ष के आकार का जो परिवहन जाल है उसमें बीटा इंडेक्स का मान 1 से कम होता है। चक्रयुक्त जो परिवहन नेटवर्क है उसमें बीटा सूचकांक का मान 1 होता है। जब नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत सही होती है तो बीटा सूचकांक का मान या तो 1 होता है या फिर 1 से अधिक होता है। ठीक है, जब नेटवर्क की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ठीक होती है, जब नेटवर्क की कनेक्टिविटी बिल्कुल ठीक होती है तो बीटा सूचकांक का मान या तो 1 होगा या फिर 1 से अधिक होगा। बीटा का मान नेटवर्क की संरचना और उसकी कनेक्टिविटी के ऊपर निर्भर करता है। जो बीटा इंडेक्स का मान है वो नेटवर्क की संरचना और उसकी कनेक्टिविटी के ऊपर निर्भर कर रहा है। बीटा का मान 0 तब होता है जब नेटवर्क में कोई किनारा नहीं होता। ठीक है, जब नेटवर्क में कोई भी किनारा नहीं होगा तो बीटा का मान कितना आएगा, बिल्कुल केवल और केवल 0 आएगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। इस तरीके से हमारे पास क्या है, एक नेटवर्क है। ठीक है, ये एक नेटवर्क है। अब हम यदि यहाँ पर V की संख्या काउंट करें तो V1 V2 V3 V4, मतलब V का मान कितना है, 4 है। यदि मैं E की संख्या काउंट करूँ तो E कितने हुए, 1 2 3 4, E की संख्या कितनी है, 4 है।
तो अब आप इस नेटवर्क में देख सकते हो V का मान 4 आ रहा है, E का मान 4 आ रहा है, तो बीटा इंडेक्स का मान कितना आएगा? बिल्कुल 1 आएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बीटा का मान 0 तब होगा जब नेटवर्क में कोई भी किनारा नहीं होगा। ठीक है, जब नेटवर्क में कोई भी किनारा नहीं होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा? बीटा का मान बिल्कुल 0 आएगा। जटिल संरचना व सर्किट वाले नेटवर्क में बीटा का मान है जो सदैव 1 से अधिक होता है, जो कि मैंने अभी यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था जब हमने पॉइंट नंबर इसमें मैंने बताया था आपको, जस्ट अभी पहले बता दिया होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यदि बीटा का मान 1 से अधिक होता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है? परिवहन नेटवर्क की जो संरचना वो बहुत जटिल होती है और सर्किट वाली होती है। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि यदि परिवहन का नेटवर्क जटिल है और सर्किट वाला है तो इस स्थिति में जो बीटा इंडेक्स का मान है वो 1 से अधिक होगा। बीटा सूचकांक कम केंद्रों के मध्य संबंध ज्ञात करने हेतु उपयुक्त गुणांक है। ठीक है, बीटा सूचकांक का उपयोग हम उस परिवहन जाल में या उस परिवहन नेटवर्क में करते हैं जहां पर केंद्रों की संख्या क्या है? कम है। बीटा सूचकांक को प्रतिशत में भी व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, जो बीटा इंडेक्स है उसको हम परसेंट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बीटा सूचकांक कम केंद्रों के मध्य संबंध ज्ञात करने के लिए एक सबसे ज्यादा उपयुक्त क्या गुणांक है। तो बीटा सूचकांक के संबंध में टोटली कुल मिलाकर ये 11 फैक्टर हैं, ये 11 विशेषताएं हैं बीटा सूचकांक की जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। 12 की जो ये 11 की 11 विशेषताएं बीटा इंडेक्स की, इनके बारे में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अब हम अल्फा सूचकांक के बारे में डिस्कस करते हैं, इनको अच्छे तरीके से समझते हैं। यहाँ पर अल्फा सूचकांक के बारे में डिस्कस करेंगे कि अल्फा सूचकांक क्या है और किस तरीके से है। देखो, बीटा सूचकांक को हम इस तरीके से या इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे थे। अल्फा सूचकांक को जो एक्स होता है ना, बिल्कुल ठीक उसी की तरह दिखाया जाता है। ठीक है, जैसे हम एक्स लिखते हैं ना, बिल्कुल उसी टाइप का एक सिंबल है जिसको अल्फा सूचकांक कहते हैं। यह वास्तविक परिपथ की संख्या और अधिकतम संभावित परिपथ का अनुपात होता है। अभी मैंने बीटा इंडेक्स के बारे में बताया था आपको। जो बीटा इंडेक्स है वो मार्गों की संख्या और केंद्रों की संख्या का जो संबंध है उसको बताता है। ठीक है, जो अल्फा सूचकांक है वो वास्तविक परिपथ की संख्या और अधिकतम संभावित परिपथ, इनके अनुपात को दिखाता है। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। बीटा सूचकांक में जो सूत्र था वो कुछ इस तरीके से था, बीटा बराबर ई बटा वी। ई का मतलब था मार्गों की संख्या और वी का मतलब था केंद्रों की संख्या। तो जो बीटा सूचकांक था वो मार्गों की संख्या और केंद्रों की संख्या का अनुपात था। ठीक है, अल्फा सूचकांक है जो वास्तविक परिपथ और अधिकतम संभावित परिपथ, इनका अनुपात है। ठीक है ना, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। जब आप 4-5 बार इसको बार बार रिवीजन कर लोगे ना तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि वास्तविक परिपथ की संख्या हम कैसे ज्ञात करें, अधिकतम संभावित परिपथ की संख्या हम कैसे ज्ञात करें। देखो, वास्तविक परिपथ की संख्या को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो कुछ इस तरीके से है, e माइनस वी प्लस 1। ठीक है, वास्तविक परिपथ की संख्या को ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है e माइनस वी प्लस 1। ठीक है, अब e का मतलब क्या है? e का मतलब है यहाँ पर मार्गों की संख्या, v का मतलब है केंद्रों की संख्या। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है? वास्तविक परिपथ ज्ञात करना है। तो वास्तविक परिपथ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? मार्गों की संख्या में से केंद्रों की संख्या को घटाकर उसमें एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है वास्तविक परिपथ ज्ञात करने के लिए। अब हम थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं अधिकतम संभावित परिपथ। अब अधिकतम संभावित परिपथ ज्ञात करने का सूत्र होता है 2v माइनस 5। ठीक है, v का मतलब है यहाँ पर केंद्रों की संख्या। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा हम किसके बारे में पता चला सकते हैं? अधिकतम संभावित परिपथ के बारे में पता लगा सकते हैं। अब मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। सपोज डेट ये हमारा क्या है? कोई परिवहन जाल है। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले ई का मान ज्ञात करना है। ई का मतलब है मार्गों की संख्या। तो इसमें टोटल मार्ग कितने हुए? ई का मान और वी का मान दोनों का ज्ञात करना है। सबसे पहले हम वी का मान पता चलाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब इसमें v का मान कितना है? 6। केंद्रों की संख्या टोटली कुल मिलाकर कितनी है?
6 है। अब हम मार्गों की संख्या ज्ञात करें तो यहाँ पर टोटली कुल मिलाकर कितने मार्ग हैं? 1 2 3 4 5। मार्गों की संख्या कितनी है? 5 है। मतलब हमारे पास v का मान भी आ गया और हमारे पास यहाँ पर e का मान भी आ गया। अब हम अल्फा सूचकांक ज्ञात करेंगे। अल्फा सूचकांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? वास्तविक परिपथ बटा अधिकतम संभावित परिपथ। वास्तविक परिपथ ज्ञात करने का सूत्र होता है e माइनस वी प्लस 1। अब e का मान कितना है? 5 है, ठीक है, माइनस v का मान कितना है? 6 है, प्लस में कितना है? 1 है, ठीक है। अधिकतम संभावित परिपथ, अधिकतम संभावित परिपथ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? 2v माइनस 5, ठीक है। तो 2v का मान कितना है? यहाँ पर 6 है और माइनस 5, ठीक है। अब देखो कुछ लोगों को ये भी समस्या आएगी कि सर यहाँ पर हमें प्लस में ऐड करना है, पहले ऐड करना होगा या पहले घटाना होगा। देखो ये एक मैथ का तरीका है। अब देखो यहाँ पर कुछ लोग तो क्या करेंगे, 5 माइनस 6 प्लस 1, इसका मान क्या क्या आ सकता है? इसका मान माइनस 2 भी आ सकता है, ठीक है, और इसका मान 0 भी आ सकता है। यदि आप इसको ऐसे सोल्व करते हो कि 5 6 प्लस 1 7, 5 माइनस 7, 7 में से 5 गए तो कितना बचा? माइनस का 2 बचा, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, 5 माइनस 6 प्लस 1, 6 में से 5 गए तो कितना बचा? माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1 कितना हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब आपको भाई ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी तरीके से आनी चाहिए, अदरवाइज सब कुछ याद होने के बावजूद आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। अब देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन सोल्व करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक रूल होता है बोर्ड मास का, ठीक है, बोर्ड मास का, ठीक है। बोर्ड मास का b का मतलब होता है ब्रैकेट, d का मतलब होता है डिवाइड, m का मतलब होता है मल्टीप्लाई और a का मतलब होता है ऐड। मतलब सबसे पहले आपको ऐड करना है, उसके बाद आपको घटाना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड करोगे तो मतलब 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7 हो गया, ठीक है, माइनस 5। अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा? माइनस 2 आएगा, मतलब 2 मान आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो वास्तविक परिपथों की संख्या कितनी आएगी? यहाँ पर 2 आएगी। अधिकतम परिपथों की संख्या कितनी आएगी? तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12 में से 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर वास्तविक परिपथ की संख्या और अधिकतम संभावित परिपथ की संख्या ज्ञात कर लोगे। अब ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको आप इस बोर्ड मास के रूल के द्वारा समझ सकते हो। आपने यदि थोड़ा सा भी मैथ सोल्व किया होगा या मैथ पढ़ा होगा ना, तो आपको इस बोर्ड मास के रूल के बारे में पता होगा। देखो हम बहुत सारी बार कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 5 प्लस 2 गुणा 3 डिवाइड बाई 4 प्लस 5, ठीक है। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है कि 5 प्लस 2 गुणा 3 भाग 4 प्लस 5, और यहाँ पर हम माइनस 6 भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन है, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है? घटाना भी है, जोड़ना भी है, गुणा करना भी है, भाग भी देना है, फिर जोड़ना भी है। अब हमें पहले क्या करना है? पहले हमें घटाना है या पहले गुणा करना है या पहले जोड़ना होगा या पहले भाग देना होगा, ठीक है। इस समस्या का समाधान करने के लिए एक रूल बनाया गया बोर्ड मास का, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? डी का मतलब है डिवाइड, मतलब सबसे पहले आप भाग दो। एम का मतलब है मल्टीप्लाई, भाग देने के बाद आप क्या करो? गुणा करो, ठीक है। ए का मतलब है ऐड करना, गुणा करने के बाद आप क्या करो? जोड़ने का काम करो, और फिर सबसे बाद में आपको घटाने का काम करना है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले 3 में 4 का भाग देना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब इन दोनों को गुणा करना होगा। उसके बाद आपको ऐड करने का काम होगा, मतलब इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, और सबसे लास्ट में आप घटाने का काम करोगे, ठीक है। तो ये जो बोर्ड मास का रूल है ना, वो आपको यहाँ पर काम आएगा। यदि बाई चांस कभी यहाँ से न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन बाई चांस यदि कभी कभार न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन बन गया और जहाँ पर आपको जोड़ना बाकी करना का काम हुआ, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप पहले घटाओगे या पहले जोड़ोगे, ये एक बड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसको आप बोर्ड मास के द्वारा अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। ये आपके बेसिक नॉलेज के लिए था जो मैंने आपको बताया है। यह सूचकांक भिन्न दशमलव प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। जो बीटा सूचकांक है
उसको हम प्रतिशत के माध्यम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन जो अल्फा सूचकांक है इसको हम भिन्न दशमलव व प्रतिशत दोनों के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि अल्फा सूचकांक को भिन्न दशमलव या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। अल्फा सूचकांक का जो सूत्र है वो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। ये हो गया वास्तविक परिपथ की संख्या, ये हो गया अधिकतम परिपथ की संख्या। ठीक है भाई, अधिकतम परिपथ की संख्या या अधिकतम संभावित परिपथ हो गया, ये तो क्या हो गया हमारा वास्तविक परिपथ हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया अधिकतम संभावित परिपथ हो गया। ठीक है ना, तो अल्फा सूचकांक का जो सूत्र है वो ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है ना, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो ये एक डायग्राम है और इसके माध्यम से आप जो अल्फा सूचकांक का मान है वो अल्फा सूचकांक का मान है वो निकाल सकते हो। मैंने अभी एक डायग्राम बनाकर और आपको अल्फा सूचकांक का मान ज्ञात करने का तरीका बताया था। ठीक है, उसी तरीके के माध्यम से आप यहाँ पर भी अल्फा सूचकांक का मान निकाल सकते हो। तो ये एक समझो कि ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और उसका आपको आंसर देना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आंसर दिख गया होगा कि 0.66 इसका आंसर है। भाई केवल चिटिंग करके आपको आंसर नहीं बताना है, आपको यहाँ पर इसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको भी आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको बीटा सूचकांक का मान भी बताना है और अल्फा सूचकांक का मान भी बताना है। ठीक है, अल्फा सूचकांक और बीटा सूचकांक दोनों का मान बताना है कि यहाँ पर अल्फा सूचकांक का मान कितना होगा और बीटा सूचकांक का मान कितना होगा। ठीक है, अब हम जैसे अब भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बीटा सूचकांक की कुछ विशेषताएं बताई थी कि बीटा सूचकांक की कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन बन सकता है। यदि पेपर डीपली बनेगा तो 100% क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं बीटा सूचकांक की हैं, कौन सी विशेषताएं अल्फा सूचकांक की हैं। तो बीटा सूचकांक की जो विशेषताएं थी वो मैंने आपको बता दी। जहाँ पर हम डिस्कस करते हैं अल्फा सूचकांक की विशेषताओं के बारे में। ठीक है, अल्फा सूचकांक का जो मान है वो 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, बीटा सूचकांक का मान हो जो 0 से लेकर 100 के बीच में होता है। ठीक है, जबकि देखो बीटा सूचकांक का मान 0 से 100 के बीच में होता है, अल्फा सूचकांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक है, यदि न्यूनतम संयोजित मार्ग जाल है तो वहाँ पर अल्फा सूचकांक का मान 0 होगा। यदि अधिकतम संयोजित मार्ग जाल है तो वहाँ पर अल्फा सूचकांक का मान 1 होगा। ठीक है, तो न्यूनतम संयोजित मार्ग जाल में अल्फा सूचकांक का मान 0 होता है, अधिकतम संयोजित मार्ग जाल में अल्फा सूचकांक का मान 1 होता है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यदि अल्फा सूचकांक का मान अधिक होता है, यदि अल्फा सूचकांक का मान उच्च होता है तो वहाँ पर संयोजकता का स्तर भी क्या होगा, ऊंचा होगा। आर्थिक विकास का स्तर भी क्या होगा, ऊंचा होगा। तो ऐसे में हमें वहाँ पर सघन मार्ग जाल देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि अल्फा सूचकांक का मान उच्च होता है, यदि अल्फा सूचकांक का मान अधिक होता है तो वहाँ पर संयोजकता का जो स्तर है वो भी ऊंचा होगा। जहाँ पर संयोजकता का स्तर ऊंचा होगा तो वहाँ का जो आर्थिक विकास का स्तर है वो भी ऊंचा होगा। अब जहाँ पर संयोजकता का स्तर भी ऊंचा है, आर्थिक विकास का स्तर भी ऊंचा है, तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, सघन मार्ग जाल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे, यदि अल्फा सूचकांक का मान न्यूनतम है तो वहाँ पर संयोजकता का स्तर भी कम होगा, तो वहाँ पर आर्थिक विकास का स्तर भी कम होगा। तो देखो यहाँ पर हम कह सकते हैं अल्फा सूचकांक का जो मान है वो आर्थिक स्तर के समानुपाती होता है, अल्फा सूचकांक का जो मान है वो संयोजकता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो अल्फा सूचकांक व संयोजकता में समानुपाती संबंध देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। पूर्ण सुसंबद्ध मार्ग जाल में अल्फा सूचकांक का मान 1 होता है, पूर्णतः असंबद्ध मार्ग जाल में अल्फा सूचकांक का मान 0 होता है। ठीक है ना, पूर्णतः सुसंबद्ध मार्ग जाल में अल्फा सूचकांक का मान 1 होता है,
पूर्णतः असंबद्ध मार्ग जाल में अल्फा सूचकांक का मान 0 होता है। ये सूचकांक साइक्लोमेट्रिक निर्देशांक म्यू और अधिकतम संभव परिपथ का अनुपात होता है। ठीक है ना। अब ये वाला जो स्टेटमेंट है, चाहो तो इसको आप याद कर लो, चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। वृक्षाकार व साधारण मार्ग जाल का अल्फा सूचकांक का मान 0 होता है। पूर्ण रूप से संयोजित मार्ग जाल का अल्फा सूचकांक का मान 1 होता है। प्रतिशत में अल्फा सूचकांक का मान 0 से 100% तक हो सकता है। नेटवर्क में कनेक्टिविटी की डिग्री जितनी अधिक होगी, सूचकांक भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है ना। नेटवर्क में कनेक्टिविटी का जो डिग्री मान है वो जितना ज़्यादा होगा, सूचकांक का मान भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है। तो टोटली कुल मिलाकर ये वो विशेषताएं जो अल्फा सूचकांक की हैं। बीटा सूचकांक की विशेषताएं मैंने आपको बता दी थी। ज़्यादा ठीक रहेगा जब आप इनको आपस में कंपेयर करके पढ़ोगे। जब आप इनको तुलनात्मक तरीके से पढ़ोगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से भी याद हो जाएंगी। सबसे बड़ी बात, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं गामा सूचकांक के बारे में। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं गामा सूचकांक के बारे में। देखो, हमने बीटा सूचकांक के बारे में डिस्कस कर लिया, अल्फा सूचकांक के बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम जो गामा सूचकांक है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बीटा सूचकांक का सिम्टम ये है और अल्फा सूचकांक को हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। और यदि मैं बात करूं गामा सूचकांक की, तो गामा सूचकांक को कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है। इन्हें हमें आपस में कंपेयर करके समझना है, तुलनात्मक इनका अध्ययन करना है। यदि हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये हमें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, ना हम कभी कंफ्यूज होंगे। ये मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ। ठीक है। हमें इन सभी का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन करना है। गामा सूचकांक का फॉर्मूला होता है वास्तविक संयोजन संख्या बटा अधिकतम संभावित संयोजन। ठीक है। वास्तविक संयोजन संख्या बटा अधिकतम संभावित संयोजन। अब जब हमने अल्फा सूचकांक के बारे में डिस्कस किया था तो अल्फा सूचकांक का जो सूत्र था वो कुछ इस तरीके से था कि अल्फा सूचकांक बराबर वास्तविक परिपथ बटा अधिकतम संभावित परिपथ। ठीक है। वास्तविक परिपथ निकालने का फॉर्मूला था E-V+1। अधिकतम संभावित परिपथ निकालने का सूत्र था 2V-5। ठीक है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं गामा सूचकांक के बारे में। अब देखो, जो गामा सूचकांक है उसका फॉर्मूला यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि वास्तविक संयोजन की संख्या बटा अधिकतम संभावित संयोजन। अब वो जो वास्तविक संयोजन की संख्या है उसको हम केवल यहाँ पर ई के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ई का मतलब क्या होता है? ई का मतलब होता है मार्गों की संख्या। भाई, जो स्मॉल ई है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मार्गों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वास्तविक संयोजन संख्या जिसको हम केवल ई के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, अधिकतम संभावित संयोजन जिसको हम 3 कोष्टक V-2 के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। तो अधिकतम संभावित संयोजन 3 कोष्टक V-2 और वास्तविक संयोजन की संख्या जिसको हम केवल ई के द्वारा दिखा रहे हैं। तो एक नया सूत्र बन गया, गामा सूचकांक बराबर वास्तविक संयोजन संख्या बटा अधिकतम संभावित संयोजन, या इसको हम फॉर्मूले के बेस पर लिख सकते हैं स्मॉल ई बटा 3 V-2। V का मतलब यहाँ पर क्या है? केंद्र की संख्या से है। ई का मतलब मार्गों की संख्या से है। ठीक है। पूरी ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में स्मॉल ई का मतलब हमेशा मार्गों की संख्या से रहेगा और स्मॉल वी का मतलब केंद्र की संख्या से रहेगा। ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बन जाता है गामा बराबर स्मॉल ई बटा 3 कोष्टक स्मॉल V-2। ठीक है। गामा सूचकांक किसी दिए गए परिवहन में नेटवर्क के किनारों और कोणों के बीच का अनुपात होता है। ठीक है ना भाई लोगों, जो गामा सूचकांक है वो परिवहन के नेटवर्क में किनारे और कोनों के बीच का अनुपात होता है। किनारे और कोनों के बीच का अनुपात, ये किनारा हो गया और ये कोना हो गया, इन दोनों के बीच का अनुपात होता है। किसका अनुपात होता है? किनारों और कोनों के बीच का अनुपात होता है। जैसे ये कोई
परिवहन नेटवर्क है इस तरीके से, या फिर कुछ इस तरीके से कोई इस तरीके से कोई परिवहन नेटवर्क है, ठीक है, या फिर कोई इस तरीके से परिवहन नेटवर्क है, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके से कोई परिवहन नेटवर्क। मैं दोबारा से एक परिवहन नेटवर्क का डायग्राम बनाता हूँ। कुछ इस सपोज डेट कुछ इस तरीके से परिवहन नेटवर्क है कोई, ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या है, कोने और किनारे इन दोनों को शामिल किया जाता है, मतलब इसमें इनको शामिल नहीं किया जाएगा। ये जो किनारे हैं इनको शामिल किया जाएगा और ये जो कॉर्नर है इनको शामिल किया जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। तो जो गामा सूचकांक है, गामा सूचकांक में हम नेटवर्क के किनारों और कोनों के बीच के अनुपात को ही शामिल करते हैं। गामा सूचकांक को भिन्न, दशमलव व प्रतिशत हम तीनों में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गामा सूचकांक को भिन्न के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। भिन्न किसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर भिन्न का मतलब क्या है। जैसे मैं 1/2 लिख दिया तो ये तो हो गया भिन्न, इसको हम दशमलव में सोल्व करके लिख देंगे 0.5। भाई 0.5 का मतलब 1/2 होता है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। दोनों का मान बिल्कुल बराबर है, चाहे आप 1/2 कह दो या फिर आप 0.5 कह दो, ठीक है। दोनों की जो वैल्यू है वो बिल्कुल इक्वल रहेगी, दोनों का जो मान है वो बिल्कुल एक समान रहेगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। जो गामा सूचकांक है इसको हम 1/2 के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.5 के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब दशमलव के रूप में भी और भिन्न के रूप में भी, और इसको प्रतिशत के द्वारा भी दिखाया जा सकता है। तो गामा सूचकांक को हम परसेंट के रूप में भी, भिन्न के रूप में भी और दशमलव के रूप में भी दिखा सकते हैं। गामा सूचकांक का जो मान है वो हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगा। अब 0 से लेकर 1 के बीच में जैसे 0.9 हो गया, 0.2 हो गया, 0.25 हो गया, इस तरीके से। लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा और 0 से कम, मतलब माइनस में नहीं जाएगा। इनका मान 0 से 100% के बीच में होता है। यदि हम वैल्यू के बेस पर बात करें तो गामा सूचकांक का मान है वो 0 से 1 के बीच में होता है, और यदि हम परसेंट के बेस पर बात करें तो गामा सूचकांक का जो मान है वो 0 से लेकर 100% के बीच में होता है। गामा सूचकांक संयोजकता में समानुपाती संबंध होता है। गामा सूचकांक और संयोजकता के बीच में क्या होता है, समानुपाती संबंध होता है। मतलब गामा सूचकांक का मान बढ़ेगा तो संयोजकता का मान भी बढ़ेगा, गामा सूचकांक का मान घटेगा तो संयोजकता का मान भी घटेगा। दोनों के बीच में समानुपाती संबंध पाया जाता है, मतलब दोनों हमेशा एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का भी बढ़ेगा, एक का घटेगा तो दूसरे का भी घटेगा। अब हम गामा सूचकांक के कुछ क्वेश्चन है उनको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल एज इट इज उसी तरीके से जैसे हमने बीटा सूचकांक किया, हमने अल्फा सूचकांक के क्वेश्चनों को सोल्व किया है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम गामा सूचकांक के क्वेश्चनों को भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है तो इसमें आप इनको अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हो। ई और वी का मान आपको केवल पता होना चाहिए, जिसका मैंने आपको बहुत सारी बार बता दिया एग्जाम्पलों से कि ई का मान और वी का मान हम किस तरीके से पता चलाएं। निर्दिष्ट समय में मार्ग जाल की प्रगति के मापन हेतु गामा एक दक्ष सूचकांक होता है, ठीक है भाई। वर्तमान समय में हम प्रगति के मापन के लिए गामा सूचकांक को एक दक्ष सूचकांक के रूप में मानते हैं कि मापन में जो गामा सूचकांक वो कंपैरेटिव क्या है, ज़्यादा पावरफुल है या ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम कनेक्टिविटी के बारे में डिस्कस करते हैं कि संयोजकता क्या है और ये किस तरीके से है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संयोजकता के प्रकारों को भी पढ़ेंगे, संयोजकता क्या होती है, कनेक्टिविटी क्या होती है, इसको भी हम अच्छे तरीके से समझेंगे। अब यदि आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, इसके थ्रू आप मेरे से व्हाट्सअप पर चैट कर सकते हो, मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, और बहुत ही बेहतरीन मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम संयोजकता जो कनेक्टिविटी है उसको अच्छे तरीके से समझते हैं कि आखिरकार कनेक्टिविटी क्या होती है, संयोजकता क्या होती है, ठीक है। अब देखो, जब दो केंद्रों के मध्य संयोजन होता है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। जब दो केंद्रों के बीच में संयोजन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। संयोजन को हम जोड़ना भी कह सकते हैं,
ठीक है, जोड़ना। ठीक है, अब जोड़ने का मतलब हुआ जैसे एक केंद्र ये है, एक केंद्र ये है, इन दोनों केंद्रों को आपस में जोड़ दिया गया, तो ये क्या हो गया, एक संयोजन हो गया। क्या हो गया, ये एक संयोजन हो गया दो केंद्रों के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर संयोजन का काम कौन कर रहा है, ये जो रेखा है वो संयोजन का काम कर रही है। मतलब यहाँ पर ये जो रेखा है इन दो केंद्रों को, ए को और बी को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संयोजन कहेंगे। ठीक है, तो जब दो केंद्रों के बीच में संयोजन होता है तो उसको हम संयोजकता कहते हैं। अब थोड़ा सा आगे डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। देखो, केंद्रों का एक युग्म किस मात्रा में परस्पर संबंधित है, समस्त केंद्रों के मध्य संबंधों की मात्रा मार्ग जाल की संयोजकता के रूप में परिभाषित की जाती है। जब दो केंद्रों के मध्य संयोजन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। केंद्रों का जो युग्म है, युग्म का मतलब है भाई संयोजकता कहाँ पर होगी, दो केंद्रों के बीच में होगी, तीन केंद्रों के बीच में कभी संयोजकता नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे यहाँ पर अब ये जो संयोजकता है ये दो केंद्रों के बीच में, यहाँ पर इन दो केंद्रों के बीच में, यहाँ पर इन दो केंद्रों के बीच में, यहाँ पर इन दो केंद्रों के बीच में है। तो संयोजकता ओवरऑल दो केंद्रों के बीच में होती है, मतलब एक युग्म के बीच में होती है, एक पेयर के बीच में होती है, एक जोड़े के बीच में होती है। ठीक है, केंद्रों का एक युग्म किस मात्रा में परस्पर संबंधित है, मतलब केंद्रों का जो एक युग्म है, केंद्रों का जो एक जोड़ा है वो आपस में किस मात्रा में जुड़ा हुआ है। समस्त केंद्रों के मध्य संबंधों की मात्रा मार्ग जाल की संयोजकता के रूप में परिभाषित की जाती है। ये आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। तोफे विद्वान थे, तोफे नाम के विद्वान थे, इन्होंने बताया कि जाल में स्थित समस्त केंद्रों के मध्य संयोजन का जो स्तर है वो जाल की संयोजकता कहलाती है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तोहफे महोदय के अनुसार आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो और चाहो तो छोड़ भी सकते हो कि जाल में स्थित समस्त केंद्रों के मध्य संयोजन का स्तर जाल की संयोजकता कहलाती है। क्या कहलाती है, जाल की संयोजकता कहलाती है। चाहो तो इसको स्टेटमेंट को याद कर लो तोहफे महोदय के अनुसार, और चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो। न्यूनतम संयोजित नेटवर्क में कड़ियों की संख्या सदैव केंद्रों की संख्या से एक कम होती है। ठीक है ना, जो न्यूनतम संयोजित नेटवर्क है, जो न्यूनतम संयोजित नेटवर्क है उसमें जो कड़ियों की संख्या है वो हमेशा केंद्रों की संख्या से एक कम होती है। अब कड़ियों का मतलब क्या है, कड़ियों का मतलब है वही संयोजन। जैसे ये दो केंद्र हैं, इन दोनों के बीच में क्या है, एक संयोजन है, तो इन दोनों केंद्रों के बीच में जोड़ने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, इस कड़ी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो जो न्यूनतम संयोजित नेटवर्क होता है, जहाँ पर संयोजन की मात्रा न्यूनतम होती है, वहाँ पर कड़ियों की जो संख्या है वो हमेशा केंद्रों की संख्या में क्या होती है, एक कम होती है। ये स्टेटमेंट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। अब ये एक कम क्यों होती है ये मैं इसी क्लास में आपको आगे समझा दूंगा। क्लास आपको लास्ट तक देखना है, सारा सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से E बराबर V-1 है ये, ना कि 3। ठीक है, 1 कर लेना, E बराबर V-1। ठीक है, अब देखो पीटर हैगेट ने टाइपोलॉजी में संयोजकता के टोटल 4 प्रकार बताए। यहाँ पर टाइपोलॉजी कर लो इसको, जो स्थिति विज्ञान है उसको इंग्लिश में टाइपोलॉजी बोलते हैं। तो पीटर हैगेट ने स्थिति विज्ञान में टाइपोलॉजी में संयोजकता की टोटल 4 प्रकार बताए थे। एक पथ संयोजकता होती है, एक शाखित संयोजकता होती है, एक अवरोधक संयोजकता होती है और एक परिपथ संयोजकता होती है। अब ये जो 4 संयोजकता के प्रकार हैं इनको एक एक करके हम अच्छे तरीके से समझते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए समझते हैं। यदि आप इनको पूरे डेडिकेशन के साथ अब भी नहीं समझोगे, खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में, कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सी विशेषता किससे संबंधित है। थोड़ा सा ध्यान लगाकर सुनोगे या थोड़ा सा ध्यान लगाकर समझने की कोशिश करोगे, अब भी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बाद की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पथ संयोजकता के बारे में, जिसको हम पाथ कनेक्टिविटी बोलते हैं। यह सरल रेखा के रूप में होती है। क्या होता है, बिल्कुल एक सरल रेखा के रूप में होती है, बिल्कुल इस तरीके से, तथा यह घुमावदार इस तरीके से भी हो सकता है। ठीक है, यह भौगोलिक जाल का सबसे साधारण अवयव है।
जो भौगोलिक जाल है ना, जो परिवहन जाल है, उसका एक सबसे सरल और सबसे साधारण सा अवयव है। तो जो पथ कनेक्टिविटी है, जो पथ संयोजकता है, वो एक सरल रेखा के रूप में भी हो सकती है, वो घुमावदार भी हो सकता है, वो लहरदार भी हो सकता है, और भौगोलिक जाल का ये एक सबसे साधारण अवयव होता है। इसे हम तीन तरह से समझा सकते हैं, या इसको तीन तरीके से समझा जा सकता है। इसको भाई हम न्यूनतम दूरी वाला मार्ग कह सकते हैं, अधिकतम वहन वाला मार्ग कह सकते हैं, न्यूनतम परिवहन लागत वाला मार्ग कह सकते हैं। अब इन तीनों के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि जो पथ कनेक्टिविटी है, जो पथ संयोजकता है, उसको हम न्यूनतम दूरी वाला मार्ग, अधिकतम वहन वाला मार्ग और न्यूनतम परिवहन लागत वाला मार्ग क्यों कहेंगे। देखो यहाँ पर मैंने अभी क्या बताया था कि जो पथ संयोजकता होती है, इसमें मार्ग होता है या तो एक सरल रेखा के रूप में होता है, या फिर वो घुमावदार तरीके से होता है। अब जैसे ये क्या है, ये दो केंद्र हैं, ये दो केंद्र हैं, इन दोनों केंद्रों के बीच में इस तरीके से क्या है, संयोजकता है, जो कि एक सरल रेखा के रूप में है। दो केंद्रों के बीच में एक सरल रेखा के रूप में क्या है, संयोजकता है। अब जब ये संयोजकता, भाई मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक तो एग्जाम्पल ये हो गया हमारा, एक एग्जाम्पल मैं इस तरीके से दे रहा हूँ कि एक केंद्र ये है, एक केंद्र ये है। अब इन दोनों के बीच में जो संयोजकता है वो कुछ इस तरीके से है। तीसरा मैं एग्जाम्पल बना रहा हूँ कि दो केंद्रों के बीच में जो संयोजकता है वो इस तरीके से है। तो आप खुद बताओ, आपको एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक पहुँचने में अधिकतम समय कौन से में लगेगा? ए में लगेगा, बी में लगेगा या सी में लगेगा? जायज़ सी बात है, आपको अधिकतम दूरी तय करनी पड़ेगी मार्ग सी में, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा घुमाव है, वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस के साथ है। सी की तुलना में कम दूरी कहाँ पर लगेगी? बी में लगेगी। और ए में बिल्कुल स्मार्ट रास्ता है, बिल्कुल सीधा रास्ता है, जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं चलनी पड़ेगी, आप बिल्कुल कम दूरी चलकर अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे, मतलब एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक पहुँच जाओगे, बिल्कुल सीधा रास्ता है। भाई यहाँ पर घुमाव है बहुत सारे, तो यहाँ पर आपको डबल रास्ता चलना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी घुमाव है तो यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक पहुँचने पर। जब आपको न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ रही है एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक पहुँचने में, तो वहाँ पर क्या होगा, वो रास्ता होगा हर एक कैंडिडेट का पसंदीदा रास्ता। मैं आप सभी को कहूँ कि भाई आपके पास एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के तीन रास्ते हैं। एक रास्ता है जहां पर बिल्कुल सीधा रास्ता है, कोई घुमाव नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट चलना है आपको। दूसरा रास्ता है जिसमें थोड़े घुमाव है, और तीसरा रास्ता है जिसमें बहुत ज़्यादा घुमाव है। तो हर एक कैंडिडेट वो जो सीधा रास्ता है जहाँ पर उनको न्यूनतम दूरी चलनी पड़ेगी उसी को पसंद करेंगे। तो जब वो सभी का पसंदीदा रास्ता होगा तो वहाँ पर क्या होगी, वहन करने वाली या जो वहन क्षमता है ना वो उसकी अधिकतम होगी, क्योंकि वह उस रास्ते को ज़्यादातर लोग काम लेंगे। जब ये बिल्कुल सीधा रास्ता है, न्यूनतम दूरी चलनी पड़ रही है, तो इसमें खर्चा भी कम आएगा। भाई इस वाले रास्ते में अधिक खर्च आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अधिकतम दूरी तय करनी पड़ रही है। सपोज डैट आप बाइक से एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब आपकी जो बाइक है वो बहुत कम फ्यूल खर्च करेगी। जबकि यहाँ पर यदि आप एक केंद्र से दूसरे केंद्र पर जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी जो बाइक है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्यूल खाएगी या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्यूल खर्च करेगी, ठीक है। तो भाई ये जो पथ संयोजकता है इसका प्यारा एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक है, कि यहाँ पर आपको बिल्कुल एक सीधे रास्ते के ऊपर चलना है, एक बिल्कुल सरल रास्ते के ऊपर चलना है, ठीक है। जब आप एक बिल्कुल सीधे सरल रास्ते के ऊपर चलोगे तो आपको सबसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। जब सबसे कम दूरी तय करनी पड़ेगी तो वो रास्ता बहुत ज़्यादा लोगों का पसंदीदा होगा, ठीक है। वहाँ पर हर कोई कैंडिडेट आना जाना पसंद करेगा, ठीक है। हर कोई कैंडिडेट उसी रास्ते का उपयोग करेगा एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक पहुँचने के लिए। जब आपको न्यूनतम दूरी तय करनी पड़ेगी तो जायज़ सी बात है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी न्यूनतम आएगा। तो ये जो तीनों के तीनों पॉइंट है वो एक दूसरे के साथ लिंक करते हुए हैं, और यहाँ पर ध्यान रखना पथ संयोजकता का एग्जाम्पल होगा ये वाला, ठीक है। तो ये दिमाग में रख लो, ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगे।
ठीक है। यह संयोजकता एक रेखा वाले मार्ग को प्रदर्शित करती है, बिल्कुल इस तरीके से एक रेखा वाले मार्ग को प्रदर्शित करती है। इस प्रकार की संयोजकता में संयोजन प्रत्यक्ष पथ, विसर्पाकार पथ व घुमावदार पथ भी हो सकता है। भाई प्रत्यक्ष पथ तो ये हो गया, विसर्पाकार पथ ये हो गया, घुमावदार पथ भी हम इसी को कह सकते हैं। इस प्रकार के संयोजन में महत्वपूर्ण समस्या एक आदर्श अथवा उत्तम मार्ग ज्ञात करने की है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम एक आदर्श मार्ग का चयन कैसे करें, हम एक सीधे पथ का या सरल पथ का चयन किस तरीके से करें, ये इसकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके से टोटली कुल मिलाकर जो सरल पथ है, जो पथ संयोजकता है, वो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने अभी एक डायग्राम दिया था, उस डायग्राम को आपको समझ लेना है कि बिल्कुल एक सीधी रेखा होती है यहाँ पर, या थोड़ी सी लहरदार होती है, घुमावदार होती है, बहुत ज़्यादा घुमाव नहीं होते, बहुत ज़्यादा लहरदार नहीं होती। तो ये आपको ओवरऑल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा पथ संयोजकता। अब हम डिस्कस करते हैं साकेत संयोजकता के बारे में कि ये क्या है और किस तरीके से है।